ही गाइस, इस वीडियो के अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट होता क्या है। जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें मनी की वॉटनेस बताते हैं कि हमारे लिए मनी कितनी इंपॉर्टेंट होती है एज चेंजेस ओवर टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारे लिए मनी की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर हमें ये बताया जाता है बेसिकली कि अभी जो हमारे पास पैसे अवेलेबल हैं उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है उन पैसों से, उन्हीं सेम अमाउंट से जो हमारे पास फ्यूचर में अवेलेबल होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी आपके पास अगर 100 रुपीज़ अवेलेबल हैं तो 100 रुपीज़ की अभी प्रेजेंट में जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 100 रुपीज़ की वैल्यू फ्यूचर में जो होगी। 10 साल बाद आप 100 रुपीज़ से वही चीज़ नहीं खरीद पाओगे जो अभी आप 100 रुपीज़ से परचेज कर पाते हो। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी सेम चीज़ को बताता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताता है कि आप पैसों को ग्रो कर सकते हो इंटरेस्ट के साथ, या फिर अगर आप पैसों को इन्वेस्ट कर दोगे तो आपके पैसे कहीं ना कहीं ग्रो हो जाते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें हेल्प भी करता है ताकि हम बेटर फाइनेंशियल डिसीजन को ले सकें। नाउ यहाँ पर देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को निकालने का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, दैट इज यहाँ पे एफ वी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, पी वी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, एंड टी का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। नाउ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझने के लिए। तो इमेजिन करते हैं कि आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं जिसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो सेविंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, सेविंग अकाउंट से आपको क्या मिलता है, एनुअल इंटरेस्ट मिलता है 5% की रेट पर। तो अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, पहली प्रेजेंट वैल्यू अभी क्या है 10,000 रुपीज़, जो आपने इन्वेस्ट करें हैं वो आपके पास 10,000 रुपीज़ है, तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो भी 10,000 है। नाउ अब हम फ्यूचर वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो हम ये सोच लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी हमने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें सेविंग अकाउंट के अंदर वो हमने 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा वो 5 हो जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू पी वी इंटू 1 + आर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एन, दैट इज पी वी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, 10,000 रुपीज़ थी। 1 एज इट इज़ लिखेंगी, आर जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट है जो कि था 5%। तो 5% को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 0.05। एन जो था वो था हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमने यहाँ पे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करे तो हमारा एन की जगह आ जाएगा 5। उसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 12,763 रुपीज़। यानी कि जो आपके पास अभी 10,000 रुपीज़ है उसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी 5 साल के बाद वो हो जाएगी 12,763 रुपीज़। थर्ड इसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट। तो हमने इंटरेस्ट रेट एज्यूम करी थी 5%। ठीक है, फोर्थ हमारा होता है टाइम पीरियड। तो हमने टाइम पीरियड भी एज्यूम करा था 5 ईयर्स के लिए हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करें सेविंग अकाउंट के अंदर। अब जब हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करा है तो हमने देखा कि जो भी हमारे पास 10,000 रुपीज़ थे अभी जो उसकी वैल्यू थी वो बढ़ चुकी है। ठीक है, लार्जर सम हो चुका है वो फ्यूचर के अंदर। यानी कि ये इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि अगर आप स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन को लोगे तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी प्रेजेंट कैश है उसकी वैल्यू को आप इन्हांस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो फ्यूचर के अंदर। इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, बेसिकली इंटरेस्ट रेट वो एक रेट होती है जिसके बेस पर डिटरमाइन करा जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगी उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे पैसे के ग्रो होने के, और जितनी कम इंटरेस्ट रेट होगी उतने कम चांसेस होते हैं पैसे के ग्रो होने के। यानी कि अगर आपको 10% इंटरेस्ट रेट मिल रही है तो वो एक अच्छी इंटरेस्ट रेट मानी जाती है, लेकिन अगर आपको 3% इंटरेस्ट रेट मिल रही है तो वो कम इंटरेस्ट अच्छी रेट नहीं मानी जाती, बिकॉज इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है, महंगाई भी तो बढ़ रही है। ठीक है, सेकेंड इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब है जर्नल इंक्रीज का होना प्राइजेस के अंदर ओवर टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग प्राइजेस का चेंज होना, बढ़ना। अब जब इन्फ्लेशन अभी प्रेजेंट में है तो आपकी जो परचेजिंग पावर है मनी की वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन आ रही है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर होती है, किसी भी चीज़ को खरीदने की पावर, वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि जो फ्यूचर वैल्यू होगी मनी की वो कम होती जा रही है ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। थर्ड कंपोनेंट कैन बी रिस्क, यानी कि कितना रिस्क एसोसिएट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप कोई भी लोन ले रहे हो, ठीक है, लोन दे रहे हो किसी को, तो कितना रिस्क होता है उसके साथ। तो ये भी हमारा जो होता है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर। रिस्कर जो इन्वेस्टमेंट होती हैं उनके अंदर ज़्यादा हायर रेट ऑफ रिटर्न के चांसेस होते हैं क्योंकि उसके अंदर अनसर्टेनिटी जुड़ी होती है। ठीक है, फोर्थ कंपोनेंट कैन बी टाइम हॉरिजॉन। टाइम हॉरिजॉन का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जितने टाइम पीरियड के लिए आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो कंपाउंडिंग जो भी पैसों की वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है।